क्लासेस और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित भाग 2 पाठ तीसरा। पाठ का नाम है वृत्त प्रश्न संग्रह 3.4। स्टूडेंट्स इसके पहले प्रश्न संग्रह 3.1, 3.2 और 3.3 के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं। आप लोग उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक हमारा है वह प्रश्न संग्रह 3.4। लेकिन स्टूडेंट्स प्रश्न संग्रह 3.4 में टोटल 8 सवाल है, तो लोग आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ 4 सवाल हल करेंगे, क्योंकि उसके पहले हमको 4 सवाल हल करने से पहले इस पाठ मतलब इस प्रश्न संग्रह के लिए कौन कौन सी चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी या किन चीजों का आना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग 3.4 को बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले वो समझेंगे, उसके बाद प्रश्न संग्रह 3.4 के 4 सवाल हल करेंगे और 4 सवाल में एक और वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर हल करवा दूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 3.4 को हल करने के लिए किन किन चीजों को समझ में आना जरूरी है और कौन सी चीजों का हमको जानकारी होना चाहिए। तो जैसे स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है अंतरलिखित कोण इंस्क्राइब्ड एंगल। अंतरलिखित कोण किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अंतरलिखित कोण किसे कहा जाता है? जैसे आपके पास एक वृत्त है और अगर कोई कोण का शीर्ष बिंदु उस वृत्त के ऊपर होता है, अगर किसी भी कोण का शीर्ष बिंदु कहां पर होता है स्टूडेंट्स? उसके वृत्त पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरलिखित कोण बोलेंगे। देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज है कोण एबीसी है, उसका शीर्ष बिंदु, इस कोण का शीर्ष बिंदु बी जो है वह किसी एक वृत्त पर है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरलिखित कोण बोलेंगे। और ये अंतःखंडित चाप है, इसका क्या है? अंतःखंडित चाप है। अगला देखिए अंतःखंडित चाप किसे कहेंगे? जैसे एबीसी ने, कोण एबीसी ने एक अपना चाप बनाया जिसको हम लोग बोल देंगे ए एक्स बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःखंडित चाप। अंतरलिखित क्या बनाता है? अंतःखंडित चाप बनाता है। अंतरलिखित कोण क्या तैयार करता है? अंतःखंडित चाप। आपको समझ में आ गया? अंतरलिखित कोण किसे बोलेंगे? मतलब ऐसा कोण जिस कोण का शीर्ष बिंदु किसी वृत्त पर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतरलिखित कोण कहेंगे। और इस अंतरलिखित कोण द्वारा ये जो चाप बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःखंडित चाप कहेंगे। अब स्टूडेंट्स अंतरलिखित कोण दो तरह से हो सकते हैं। देखिए ये जो है इसको हम लोग अंतरलिखित कोण बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोले? अंतरलिखित कोण। लेकिन इसके द्वारा दो चाप खंडित हो रहा है, एक यहाँ पर और एक दूसरा यहाँ पर, दो चाप अंतरखंडित किया जा रहा है। ठीक है, तो अंतरलिखित कोण समझ में आ गया। मतलब ऐसा कोण जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त के किसी एक भुजा पर रहेगा या वृत्त पर रहेगा, उसे हम लोग अंतरलिखित कोण बोलेंगे। और उस अंतरलिखित कोण द्वारा अंतःखंडित चाप का निर्माण होता है। इस तरह समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं अंतरलिखित कोण का प्रमेय, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी अंतरलिखित कोण का प्रमेय क्या होता है? और स्टूडेंट्स ये प्रमेय हमारे प्रश्न संग्रह 3.4 को हल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में किसी प्रमेय को हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं सब प्रमेय को सिद्ध करते गया तो आपका वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में किसी प्रमेय को हम लोग हल नहीं करेंगे, बस समझने की कोशिश करेंगे कि दिया गया प्रमेय क्या बताता है, क्या बताने की कोशिश करता है और उस प्रमेय को उपयोग हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, खाली इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो स्टूडेंट्स जैसे पहला प्रमेय है वृत्त के अंतरलिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का क्या होता है? आधा होता है। अंतरलिखित कोण का माप अंतःखंडित चाप के माप का क्या होता है? आधा होता है। अब अंतरलिखित कोण कौन स्टूडेंट्स? तो आप लोग बोलोगे सर बी ए सी ये अंतरलिखित कोण है, सही ना, बी ए सी अंतरलिखित कोण है। और अंतःखंडित चाप कौन है? तो आप बोलोगे सर बी एक्स सी ये अंतःखंडित चाप है। तो एक कोण का माप इस चाप के माप का क्या रहेगा? आधा रहेगा, याद रखिएगा। अगर इस चाप का मान आपका 90 है तो इस कोण का माप रहेगा आपको 45। अगर इस चाप का माप 180 है तो इसका मान रहेगा 90। तो यही बात याद रखिए कि अंतरलिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का क्या होता है? आधा होता है। इस बात को याद रखिएगा, कोण का माप चाप के माप का आधा रहेगा। ओके, चलिए अब अगला प्रमेय देख लीजिए, अंतरलिखित कोण के प्रमेय का उप प्रमेय। अगर यहाँ पर दो प्रमेय दिए गए, इन दोनों उप प्रमेय को हम लोग समझते हैं। अंतरलिखित कोण का है, एक ही चाप में अंतरलिखित कोण सभी कोण क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स ये दोनों का चाप क्या है? एक ही है। एडी क्या है? चाप है। इस चाप में कितने भी कोण आप बना दो, लेकिन चाप क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक ही चाप में अंतरलिखित कोण क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। आप एक ही चाप में कितने भी कोण बना लो, इस कोण का माप और इस कोण का माप क्या रहेगा? सर्वांग सम रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पर एक और कोण बनाते हो लेकिन वही चाप रहना चाहिए ना, वही चाप रहना चाहिए, कोण भी क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि एक ही चाप में अंतरलिखित कोण का माप क्या होता है? बराबर होता है। जैसा कि यहां पर मैंने बोला ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी के, दिखा आपको?
क्योंकि चाप दोनों का क्या सर्वांग सम है। जब एक ही चाप रहेगा उसके द्वारा जितने भी कोण आप बना दो सभी कोणों के माप क्या रहेंगे, सर्वांग सम रहेंगे। इसे क्या कहा जाता है, एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण के माप क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अगला देखिए, अर्धवृत्त में निर्मित कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। यदि आपके पास एक वृत्त है, इस अर्धवृत्त में जितने भी आप कोण बना दो सभी कोणों का माप कितना रहेगा, 90 अंश रहेगा। ठीक है ना। जैसे आप यहां से कोण बनाते हो इसका माप भी कितना रहेगा, 90 रहेगा। अगर आप यहां से बनाते हो इसका माप कितना रहेगा, 90 अंश रहेगा। कहने का मेरा मतलब है कि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप कितना होता है, 90 अंश होता है। याद रहेगा इसको। चलिए ये चीज आपने देख लिया कि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप 90 अंश होता है। अगला है चक्रीय चतुर्भुज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न संग्रह के लिए। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। आपके पास क्या है, एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु अगर एक वृत्त पर होते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु, आप सभी को मालूम है चतुर्भुज के अंदर कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, 4। चारों शीर्ष बिंदु अगर किसी वृत्त पर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो ए बी सी डी, ये चारों शीर्ष बिंदु क्या है, एक वृत्त के ऊपर है, तो इनके द्वारा जो बनने वाला चतुर्भुज है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। बात समझिए यहां तक। ओके, चलिए चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब समझते हैं चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या बोलता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अगर आपका चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण क्या रहे, संपूरक। संपूरक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, संपूरक मतलब होता है 180 अंश। अब सम्मुख क्या होता है, सामने सामने वाला कोण। जैसे ए के सामने कौन सा कोण है, सी, मतलब ए और सी को अगर मैं जोड़ दूं तो 180 अंश मिल जाएगा। उसी तरह डी के सामने कौन सा कोण है, बी, तो बी और डी को जब मैं जोड़ूंगा तो 180 अंश मिल जाएगा। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का गुणन होता है, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये याद रहेगा आप लोग को। ओके, हाँ, यहां पर मैं प्रमेय को हल करके नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग प्रश्न संग्रह 3.4 में किन किन प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय भी आएगा। देख सकते हो आप लोग, डी ए बी के सामने कौन है, डी सी बी है, तो ये दोनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 अंश मिलेगा। उसी तरह ए बी सी और ए डी सी, एबीसी और एडीसी दोनों कोणों को आप जब जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 अंश मिलेगा। बात समझ में आ गई है। ओके, तो इस तरह समझ में आ गया चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। और स्टूडेंट्स ये तो प्रमेय था ना, कभी कभी इसका विलोम भी आता है कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं वह चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ यदि और तो सतत कथन, ठीक है ना, प्रमेय और विलोम लिखने वाला, तो वहीं से आप लोग इसको विलोम बना सकते हो कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, वह चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, एक प्रमेय और है यहाँ पर, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के समानुपाती होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण है स्टूडेंट्स, डीसीई बहिष्ठ कोण है। ये अंदर चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है आपको। अब डीसीई जो है ये क्या है, बहिष्ठ कोण है। इसका माप जो रहेगा इसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के बराबर रहेगा। डीसीई का संलग्न कोण कौन है, डीसीबी है, और डीसीबी के सामने कौन है, ए है, तो ये दोनों कोण का माप क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब डीसीई का मान कोण ए के माप के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इससे हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो बहिष्ठ कोण निर्मित होता है उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, डीसीई बराबर रहेगा बीएडी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि प्रश्न नंबर 3.4 में ये कुछ प्रमेय मैंने लिखे हुए, इन प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और 3.4 को हम लोग हल करेंगे। यदि आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम लोग इसको रफ करते हैं और प्रश्न नंबर 3.4 के इस वीडियो के अंदर सिर्फ 4 सवाल करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और बाकी जो 5, 6, 7, 8 है उनको अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 3.4 का पहला सवाल और दूसरा सवाल मैंने लिख दिया है। ठीक है, दोनों सवाल को एक साथ करें ताकि हमारा समय की बचत हो सके। सवाल नंबर यहाँ पर पहला मैंने लिखा, आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पर जो जीवा AB है वो वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ठीक है,
तो तुमको यहाँ पर चार चीजों का पता लगाना है। पहला कोण AOB का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद कोण ACB का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद चाप AB और लास्ट में चाप ACB का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे ध्यान देंगे ना अच्छे से। यहाँ पर लिखा मैंने हल, और चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि जो जीवा जो AB है ये सर्वांगसम रहने वाला है किसके, त्रिज्या AO सर्वांगसम त्रिज्या OB, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है कि जीवा AB जो है वो वृत्त की त्रिज्या के क्या बराबर है, मतलब तीनों एक दूसरे बराबर रहेंगे। ये हमारा दत्त लिखा हुआ, ठीक है ना, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं दत्त, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसलिए AB बराबर AO बराबर OB, इसलिए त्रिभुज AOB यह क्या है स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज क्यों है मुझे वो बताओ पहले। समबाहु त्रिभुज इसलिए क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, सर्वांगसम है। AO बराबर है AB के और OB, मतलब तीनों भुजें सर्वांगसम है तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब यहां पर बोला AOB जो है स्टूडेंट्स ये AOB त्रिभुज का एक कोण है, और AOB त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है, 60 अंश होता है। इसलिए मैं लिखूंगा, इसलिए कोण AOB बराबर कितना लिखूंगा मैं, 60 अंश समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म। बात आई समझ में, समबाहु त्रिभुज का क्या है, गुणधर्म है, इसलिए पहला चीज हो गया। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, AOB क्या है, केंद्रीय कोण है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि कोण AOB यह क्या है स्टूडेंट्स, केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण है। अब केंद्रीय कोण क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, केंद्रीय कोण मतलब ऐसा कोण जिसका शीर्ष बिंदु उस वृत्त का केंद्र हो, ऐसा कोण जिसका शीर्ष बिंदु उस वृत्त का क्या हो, केंद्र हो। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ 3.3 के अंदर। अब केंद्रीय कोण का माप संगत लघु चाप के माप के बराबर होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण AOB बराबर मेजरमेंट चाप AB। हमको मालूम है केंद्रीय कोण का माप संगत लघु चाप के, चलो तो इस प्रकार कोण AOB का मान हमको मालूम 60 है, तो मेजरमेंट चाप कितना हो जाएगा, चाप AB का मान मेरे को आ जाएगा कितना, 60। इसलिए मैं बोलूंगा कि चाप AB बराबर कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि ये किसी कोण द्वारा अंतर्लिखित है। ठीक है ना, इस कोण का माप 60 है, तो इसके द्वारा जो लघु चाप रहेगा वो भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब ACB निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग ACB देख रहे होंगे, ये अंतर्लिखित कोण है, क्या है, अंतर्लिखित कोण है, और अंतर्लिखित कोण का माप अंतःखंडित चाप के माप के आधा होता है। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, जो अंतर्लिखित कोण का माप रहेगा वो अंतःखंडित चाप के माप का आधा रहता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कोण ACB बराबर 1/2 गुणे मेजरमेंट चाप AB। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंतर्लिखित कोण प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। समझा यहां तक, यहां समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मान रख देते हैं हम लोग यहां पर 1/2 गुणे 60 हो जाएगा और आंसर आएगा 30, तो कोण ACB का मान आ गया 30 अंश। ठीक है, यहां तक समझा आप लोगों को। चलो अब क्या क्या होगा हमारा, कोण AOB का मान आ गया, कोण ACB का मान आ गया, चाप AB का मान आ गया। चाप ACB चाहिए, चाप ACB चाहिए स्टूडेंट्स, AB निकाल दीजिए, पूरे वृत्त के चाप में से AB चाप निकाल दीजिए, आपको ACB चाप चाहिए। चूंकि आप सबको मालूम है स्टूडेंट्स, पूरे वृत्त चाप का माप कितना होता है, 360 होता है, तो लोग भी वही फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे, चाप ACB बराबर 360 माइनस चाप AB। बात समझ में आ रही है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि चाप ACB और AB जोड़ोगे तो 360 होता है वृत्त चाप। क्या लिखेंगे, वृत्त चाप। अब स्टूडेंट्स क्योंकि वृत्त चाप का माप कितना होता है, 360 होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 360 में से चाप AB जो है वो घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 300। चाप ACB का मान आ गया हमारे को 300। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला सवाल हो गया स्टूडेंट्स। देखिए ना,
बहुत आसानी से हमने किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, उत्तर में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो पहले दूसरे तीसरे का आंसर आया आप लोग यहाँ पर बारी बारी करके क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, तब जाके आपको यहाँ पर आधा मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ में आई है कि इसके अंदर आप लोगों ने एओबी कैसे निकाला। एओबी जो है एओबी, ये समबाहु त्रिभुज का कोण है, समबाहु त्रिभुज के कोण का माप कितना होता है, 60 होता है। फिर उसके हिसाब से मैंने एबी निकाल दिया क्योंकि ये केंद्रीय कोण था, केंद्रीय कोण का मान लघुचाप के माप के बराबर होता है, इसलिए एबी का मान कितना होगा, 60 हो गया। अब ये जो एसीबी है ये अंतरलिखित कोण है, अंतरलिखित कोण का माप अंतःखंडीय चाप के माप का आधा होता है, तो ये जो 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 60 है तो ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हल करके आपको बताया। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं हम लोग दूसरा। क्या बोला है दूसरा सवाल, चतुर्भुज आकृति में चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई वृत्त है और उस वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना हुआ है तो आप बोल सकते हो कि क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि भुजक पी क्यू बराबर है भुजक आर क्यू के, ये दिया हुआ है। और पी एस आर का मान दिया है, पी एस आर का मान दिया है कोण 110 दिया है। पी क्यू आर निकालना है हमको, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, पी क्यू आर निकालना है, का मान निकालना है हमको, पी एस आर दिया है। अगर मैं एस और क्यू की बात करूं स्टूडेंट्स, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण दिख रहे होंगे आपको, सही बोला ना, एस और क्यू जो है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और आप सभी को मालूम है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इसलिए मैं हल करूंगा कि कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो होते हैं संपूरक। ठीक है ना, तो यहां पर पी एस आर का मान तो दिया 110 प्लस कोण पी क्यू आर का मान हमको मालूम है 180, तो इसलिए हम लोग पी क्यू आर का मान निकाल लेंगे। यहां पर कितना, 180 में से 110 जाएगा तो इसलिए आ जाएगा कोण पी क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 70। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 70 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने कोण पी क्यू आर निकाल लिया है। चलिए अब करते हैं चाप पी क्यू आर। चाप पी क्यू आर, इस चाप का अंतरलिखित कोण ए है। ठीक है ना, अंतरलिखित कोण जो होता है चाप के माप का क्या होता है, आधा होता है। तो देखिए यहां पर ध्यान से कोण का माप, दूसरा देखिए कोण पी एस आर, ये जो रहेगा 1/2 गुणे जो चाप रहेगा ना मेजरमेंट चाप पी क्यू आर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि कोण का माप चाप के माप का क्या होता है, आधा होता है। यहां तक समझा आप लोग को, तो हम लोग लिखेंगे अंतरलिखित कोण का प्रमेय। क्या लिखेंगे, अंतरलिखित कोण का प्रमेय, कोण का प्रमेय, अंतरलिखित कोण का प्रमेय। ठीक है, यहां ये अंतरलिखित कोण का प्रमेय हो गया। अब स्टूडेंट्स पी एस आर का मान हमको दिया है 110 बराबर 1/2 गुणे मेजरमेंट चाप पी क्यू आर। ठीक है, अब चाप पी क्यू आर निकालना है, 2 का गुणा 110 में करो 220 हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि मेजरमेंट चाप पी क्यू आर बराबर 220। यहां तो समझ में आया क्या, यहां तो समझा। चलो उसी प्रकार कोण क्यू आर निकालते हैं, कोण क्यू आर, सॉरी चाप क्यू आर निकालना है, चाप क्यू आर। लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट्स तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि पी क्यू और क्यू आर क्या सर्वांशम है, तो जीवा पी क्यू सर्वांशम जीवा आर क्यू, क्योंकि जीवा दिख रही ना आपको, वो वृत्त की क्या है, जीवा है। तो इसलिए चाप पी क्यू सर्वांशम चाप आर क्यू, सर्वांशम जीवाओं के संगत चाप सर्वांशम होते हैं, सर्वांशम होते हैं। इसको आपने प्रश्न नंबर 3.3 में देखा होगा कि अगर आपकी जीवाएं सर्वांशम है तो उस जीवा का जो संगत चाप रहेगा वो भी क्या रहेगा, सर्वांशम रहेगा। बात सही यहां तक। चलिए अब ये जो दोनों जीवा ना पी क्यू और क्यू आर, आपको मिल रहा होगा चाप पी क्यू प्लस चाप आर क्यू बराबर आपको मिलेगा चाप पी क्यू आर। मतलब ये दोनों छोटे चाप को जोड़ोगे तो बड़ा चाप मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर पी क्यू आर है, चाप पी क्यू आर का मान हमारे पास 220 है, तो अगर हम लोग पी क्यू आर दोनों का मान बराबर है ना, तो हम दोनों को x मान लेते हैं। x प्लस एक्स बराबर 220, x x कितना आएगा, 2x बराबर 220, इसलिए x बराबर हो जाएगा 110। x का मान कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये 110 किसका हो गया,
ये PQ का मान भी 110 है और RQ का मान भी 110 है, तो हमको चाप यहाँ पर RQ चाहिए, इसलिए चाप RQ का मान मैंने लिख दिया 110 से, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको अगला चीज चाहिए PRQ। PRQ ये अंतरलिखित कोण है, किसका, अंतरखंडित चाप PQ का। इस चाप का अंतरलिखित कोण ध्यान से देख लीजिए आप लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोण PRQ 1/2 गुणे मेजरमेंट चाप PQ, मेजरमेंट चाप PQ, बराबर यहां तक। तो चलिए अब स्टूडेंट्स चाप PQ का मान हमारे पास 110, तो गुणे करेंगे 110, तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 55। तो कोण PRQ का मान आ गया स्टूडेंट्स कितना, 55। इधर कारण लिखेंगे अंतरलिखित कोण का प्रमेय। क्या लिखेंगे इसका कारण, अंतरलिखित कोण का प्रमेय। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया। उम्मीद आपको पूरा दोनों सवाल समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सवाल तीसरा और चौथा आपको करके बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर तीसरा और सवाल नंबर मैंने चौथा यहाँ पर लिख के रखा है, प्रश्न नंबर 3.4 का। सवाल पहला और दूसरा आपको समझा होगा। चलिए क्या है सवाल नंबर 3, चक्रीय चतुर्भुज MRPN में R का मान दिया है और N का मान दिया है। R का मान है 5x - 13 और N का मान है 4x + 4। तो R और N का मान आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट इस तरह के सवाल पेपर में आए पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में इस तरह सवाल पूछा जाता है और बहुत बार इस तरह सवाल पूछे गए हैं। हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने सर्कल बना लिया, प्रवृत्त बना लिया है, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक चक्रीय चतुर्भुज। बराबर, आपको बात समझ में आ रही होगी। MRPN लिख देते हैं, MRPN। ओके, अब R का मान यहाँ पर हमको दिया है 5x - 13 और यहाँ पर N का मान दिया है 4x + 4। तो आपको R और N का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दे रहे होंगे सही से, तो R और N जो है वो सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण, ठीक है ना। और सम्मुख कोण किसकी है, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और आपको एक प्रमेय तो याद ही होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक होते हैं मतलब 180 अंश होते हैं, मतलब सामने सामने वाले कोण को अगर जोड़ते हो तो आपको कितना मिलता है, 180 अंश मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स हल। हल में आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा हल बताइए मुझे। हल में आ जाएगा PN में, ठीक है ना, कोण R + कोण N बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, समपूरक होते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 180 मिल जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा 5x - 13 + 4x + 4 बराबर 180 अंश। अब क्या करोगे आप, x वाले की तरफ जोड़ दो, 5x और 4x 9x और -13 + 4 -9 बराबर 180 अंश। ठीक बात है यहां तक। चलिए आपको x का मान चाहिए, 9x यहां रख दिया, ये 9 है माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, 180 + 9 तो 9x बराबर 189। बात यहां तक क्लियर है क्या, ओके। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको x का मान ज्ञात करना है, तो मैं बोलूंगा x बराबर हो जाएगा 189/9, x बराबर हो जाएगा 21। ओके, x का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। चलिए अब r का मान निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो r का मान है ना, r का मान हमारे पास क्या है, 5x - 13 है। ठीक है, तो 5x, 5 का 21 x की जगह रख दिया और ये -13, 21 बचे कितना होता है स्टूडेंट्स, 21 पंचे होता है 100, 5 - 13 हो जाएगा 92। ओके, कोण R का मान हो गया 92। इसी प्रकार कोण N का मान निकालेंगे। कोण N कितना मेरे पास, 4x + 4 है, 4 21 + 4 इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 84 + 4, क्योंकि 21 का गुणा 4 के साथ करोगे 84 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 88। तो कोण N का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स 88 और कोण R का मान हो जाएगा 92। समझा यहां तक, देखते ना आसान था। और इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। कुछ नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो गुणधर्म है वही लगा देंगे, आंसर आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का आखिरी सवाल, ठीक है ना, बाकी जो बचे हुए सवाल है अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अगर उन सभी सवाल को बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 क्या हो रहा है कि आकृति में RS, रेट RS
ओ केंद्र वाले वृत्त का क्या है, व्यास है, ए आर एस क्या है, व्यास है। बिंदु टी वृत्त के बाह्य भाग में, यहाँ पे बिंदु टी है, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु, सिद्ध कीजिए आर टी एस एक न्यून कोण है, आर टी एस का मान न्यून कोण है। अब स्टूडेंट्स आर टी एस का मान न्यून कोण है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, रचना कर देते हैं। रेख एम एस लंब गिराया आपने आर टी पर, ये आपने किया है, लंब गिरा दिया, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि आप लोग बोलोगे आर एम एस बराबर कोण, आर एम एस बराबर हो जाएगा 90 अंश अर्धवृत्त में निर्मित कोण, अर्धवृत्त में निर्मित कोण। आप सभी को मालूम है किसी भी अर्धवृत्त में जो निर्मित कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, ठीक है ना। अर्धवृत्त में निर्मित कोण क्या होता है स्टूडेंट्स, समकोण होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बोलेंगे एस एम टी जो है ना त्रिभुज, एस एम टी यह समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया वो, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण रहेगा, तो इसलिए एस एम टी क्या हो जाएगा, 90 समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और आप सभी को मालूम है समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लोग वही गुणधर्म यहाँ पर लगाने वाले हैं कि कोण एस एम टी प्लस कोण, एस एम टी हो गया एम टी एस प्लस कोण हो जाएगा टी एस एम या एम एस टी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ओके। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स एस एम टी का मान 90 अंश हो गया है, एस एम टी का मान कितना हो गया, 90 अंश हुआ है, प्लस एम टी एस प्लस एम एस टी बराबर 180 अंश, ठीक है। अब ये 90 उठा के यहां ले जाइए आप लोग, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा एम टी एस प्लस एम एस टी बराबर 180 माइनस 90, ये 90 उठाया यहां पर लेके गया, इसलिए क्या बनूंगा कोण एम टी एस प्लस कोण एम एस टी बराबर 90 अंश हो जाएगा। बात यहां से क्लियर है, ओके। चलिए अब अगर मैं यहां पर एम टी एस का मान ज्ञात करूं, एम टी एस का मान ज्ञात करूं, एम टी एस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए कोण एम टी एस बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण एम एस टी। तो कहीं ना कहीं मेरे आप बोल सकते हो कि सर एम टी एस का जो मान है ना वो 90 से कम आएगा, क्योंकि याला कोण अगर आप लोग 10 भी मानते हो तो 90 में से 10 जाएगा तो 80 हो जाता है, अगर इसका 20 मानते हो तो 70 हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ घटाएंगे 90 में से, तो 90 में से जब कुछ ना कुछ घटेगा तो 90 से कम ही होगा, तो इसलिए एम टी एस क्या होगा, 90 से कम हो जाएगा। तो हम लोग एम टी एस की जगह स्टूडेंट्स आर टी एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे इसी प्रकार एम टी एस की जगह मैं लिख दिया आर टी एस बराबर 90 माइनस एम एस टी। क्यों लिख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आर एम टी क्या एक रेखी है, आर एम टी एक ही रेखा पर है, ठीक है ना। तो आप एम टी एस बोलिए या आर टी एस बोलिए, तो 90 से कम होगा, इसलिए मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स आर टी एस का मान जो रहेगा, आर टी एस का मान जो रहेगा वो 90 से कम रहेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि कोण आर टी एस यह न्यून कोण है, ठीक है। बात समझ में आई है, दोनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल पेपर में बहुत बार पूछे भी गए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3.4 का हमने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और 4 किया, और स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन देखा जो 3.4 को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।